राजस्थान सरकार ने गुर्जर, बंजारा, गाड़िया लुहार, रायका और गडरिया जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के तहत 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल से सर्कुलर के जरिए मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इन 5 जातियों को अत्यधिक पिछड़ा वर्ग मानते हुए 1% अलग से आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की जाएगी। राजस्थान विधानसभा के पिछले सत्र में सरकार ने एक विधेयक पेश करके गुर्जर, बंजारा, गाड़िया लुहार, रायका और गडरिया को अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ आरक्षण देने के लिए आरक्षण 21% से बढ़ाकर 26% कर दिया था। इससे प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में दिया जाने वाला कुल आरक्षण बढ़कर 54% पहुंच गया। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस विधेयक पर रोक लगा दी थी। सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंची, लेकिन राज्य सरकार को वहां भी राहत नहीं मिली थी। प्रदेश की सरकार का कहना है कि इन 5 जातियों को आरक्षण का लाभ अत्यधिक पिछड़ा वर्ग में तय सीमा 50% के भीतर ही दिया जाएगा। संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से आरक्षण को लेकर राज्य सरकार का कोटा पूरा हो चुका है। इससे सरकार के लिए ये मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी जब अगड़ी जातियां, जो कि खुद को भी आरक्षण में शामिल करने की मांग कर रही हैं, वहां सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो खास खबर में देखा आपने जन टीवी का मजमून आज के मुद्दे का है। गुर्जरों को 1% आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कि 50% आरक्षण की सीमा जो क्रॉस हुई है, इसमें गुर्जरों को लाभ मिल सकता है। लेकिन अन्य जो जातियां हैं जो आरक्षण की मांग कर रही हैं, आंदोलन के राह पे, उनका क्या होगा? क्या उन्हें 50% के बाहर आरक्षण देने की कोई किसी तरह की कानूनी कोई ऐसी पहल हो पाएगी कि जिसकी वजह से अगड़े सहित अन्य जातियां जो हैं वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं? लेकिन गुर्जर भी जो कह रहे थे कि 5% आरक्षण हमें चाहिए, गुर्जर समाज अभी तक जो बात निकल करके आ रही है उसके अनुसार 1% आरक्षण से संतुष्ट नहीं है। चलिए, खास खबर के हमारे मेहमान हैं जाने माने अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हमारे साथ में हैं, गुर्जर समाज के नेता बच्चू सिंह बैसला हमारे साथ में है, पंकज मीणा जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं और संगीता गर्ग जी कांग्रेस नेत्री हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस अधिसूचना के क्या मायने हो सकते हैं कि चले 50% से बाहर तो नहीं है, लेकिन क्या इसे भी चुनौती दी जा सकती है? कि आरक्षण के लिए कानून अलग से, क्योंकि आरक्षण सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज को देने का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है और उसके लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। पहले भी जो 5% का कानून बनाया गया था वो अधिसूचना जारी करके भी लागू किया जा सकता था, और इस बार जो अधिसूचना जारी की गई है ये विदिन 50% जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब राजस्थान हाईकोर्ट स्वयं गई थी वहां पर, राजस्थान सरकार गई थी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में, तब भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज कैटेगरी पे कोई रोक नहीं लगाई थी, बल्कि ये कहा था कि जो भी रिजर्वेशन आपको देना है वो 50% की सीमा के अंदर दें, इससे बाहर आप रिजर्वेशन देने का प्रयास न करें। अब ये जो 1% रिजर्वेशन दिया है, पहले एसबीसी के नाम से दिया गया था ये, अब ये एमबीसी के नाम से दिया गया हो, किसी भी नाम से दिया गया हो, बिना नाम के दिया गया हो, पर अगर 50% की सीमा के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है तो पहली चीज तो इसके लिए कोई अलग से लॉ लाने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार की शक्तियों में, क्योंकि अधिसूचना भी कानून का ही बराबरी सी होती है और अधिसूचना जारी कर एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज को, क्लास को, नॉट द सिर्फ कास्ट कलर क्लास को आप उसमें शामिल करके 50% की सीमा के अंदर उसे रिजर्वेशन दे सकते हैं। और ये रिजर्वेशन कम से कम इस आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ना हाई कोर्ट में दी सकती कि ये 50% की सीमा को लांघ रहा है, जो कि मुख्य आधार है। गुर्जर और जो 5 अन्य जातियां हैं वो बैकवर्ड कैटेगरी में आती है, उनके बारे में एक के बाद एक कमेटियों की रिपोर्ट है। ऑलरेडी वो बैकवर्ड क्लासेज में तो शामिल ही थी, पर उनको एक स्पेशल स्टेटेड समवेयर अबाउ द बैकवर्ड क्लासेस दिया जाए, उसके बारे में चोपड़ा कमेटी की भी रिपोर्ट थी। तो जहां तक 1% रिजर्वेशन की बात है, ये रिजर्वेशन, ये जो अधिसूचना है निश्चित रूप से कानूनन टिकने योग्य अधिसूचना है। चलिए, आपको ध्यान होगा कि जब पाटीदारों को
आरक्षण की बात अपने मैनिफेस्टो में गुजरात इलेक्शन में कांग्रेस ने कही, उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की थी कि 50% के बाहर वैधानिक रूप से आरक्षण कांग्रेस नहीं दे सकती। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि 50% के बाहर फिर राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण किस लिहाज से दिया जाएगा, तभी से सवाल उठ रहे थे। और सरकार ने तुरंत एक अधिसूचना जारी करके 1% आरक्षण का लाभ, हालांकि ओबीसी कोटे में जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो मिलते रहेंगे गुर्जरों को, 1% अलग कैटेगरी जो है जिसमें स्पेशल बैकवर्ड कास्ट की कैटेगरी की तरह ही मानिए आप, उसी में 1% आरक्षण का इनको अलग से लाभ मिलेगा, नौकरियों में भी मिलेगा और जो भी सरकारी बेनिफिट्स होते हैं उनमें भी मिलेगा। लेकिन अब बात गुर्जर समाज की है कि गुर्जर समाज इस 1% आरक्षण से कितना लाभान्वित होगा। क्या सरकार के अनुसार जिस तरह से बात है, खुशी की लहर दौड़ चुकी है गुर्जरों में, यह कहा जा रहा है सरकार की ओर से, लेकिन बच्चू सिंह बैसला अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जनरल सेक्रेटरी हैं। बच्चू सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इस 1% जो आरक्षण की आप लोगों को सरकार की ओर से दिया जा रहा है, अभी जिसकी अधिसूचना जारी हुई है, तो गुर्जर समाज खुश है इससे? योगेंद्र जी, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइन पे 1% आरक्षण पहले भी सरकार ने दिया था और उसके बाद कांग्रेस सरकार के राज में भी 1% दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के राज में भी वो कोई बहुत ज्यादा सार्थक सिद्ध नहीं हुआ और बाद में वो खत्म भी हो गया। उसके बाद अब 1% जो सरकार दे रही है, इससे गुर्जर समाज पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, क्योंकि गुर्जर समाज के साथ जितना छलावा हो रहा है उसकी एक हद पार हो चुकी है, चाहे कांग्रेस के राज में चाहे बीजेपी के राज में। और गुर्जर समाज इस स्थिति पर पहुंच चुका है कि अब आने वाले समय में इस चीज का रिजल्ट गुर्जर समाज अपने आप देखने को इन सरकारों को मिलेगा, क्योंकि गुर्जर समाज इतना चल चुका है कि अब इससे ज्यादा और उससे सहन होने वाली बात नहीं है। और सरकार और गुर्जर समाज के जो व्यक्ति जिनसे सरकार वार्ता करती है, उसके लिए भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार भी ये बात अच्छे से समझ ले और गुर्जर समाज जो लोग जो वार्ता करने वाले हैं वो भी अच्छे से समझ लें कि समाज अब पूरा तरह से मूड बना चुका है कि समाज उनको भी आईना दिखाएगा और सरकारों को भी आईना दिखाएगा। और गुर्जर समाज की मूल मांग एसटी थी और एसटी पर ही गुर्जर समाज को जब हिंदुस्तान के 2 प्रदेशों में हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जब मूल एसटी के अंदर गुर्जर समाज आता है, और जब भारत के संविधान में क्या 2 तरह की स्थिति होती है कि हिमाचल का और जम्मू कश्मीर का गुर्जर जब एसटी में हो सकता है तो राजस्थान का गुर्जर क्यों नहीं। और इसका सबसे बड़ा जो पेपर है वो चोपड़ा कमेटी है, जिसने गुर्जर समाज को इस प्रदेश में सबसे पिछड़ी हुई कौम बताया है और दरिद्रता के टापू तक बताया है और एसटी के पैमाने पर खरा उतरने वाला बताया है। और लास्ट में उन्होंने एक लाइन ये भी लिखी है कि अगर एसटी के पैमाने क्या हैं तो आज उनमें उसके ऊपर भी विचार करना जरूरी है कि किस तरह से इसको सही किया जा सकता है और कौन इसका हकदार है, कौन इससे बाहर जा चुका है, कौन इसमें अंदर आ सकता है, किसको इसकी आवश्यकता है। क्योंकि देश की एक सबसे पहली राष्ट्रीय कौम है, क्योंकि 1927 में इसको क्रिमिनल ट्राइब, मीणा और गुर्जर 2 ही समाज को क्रिमिनल ट्राइब में घोषित किया गया था। और जब 2 ट्राइब में जब दोनों 1927 में जब दोनों समाजों को एक किया गया था तो गुर्जर को एसटी में क्यों नहीं। और गुर्जर के साथ तो बच्चू सिंह जी, आपके रियासत साफ है कि 1% जो आरक्षण है वो गुर्जर उससे बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है। तो आप लोगों के समाज के स्तर पर चर्चा हुई है? समाज के स्तर पर चर्चा हो रही है और गुर्जर महासभा पूरे देश लेवल पर संगठन है। इस पूरे देश में उसकी 14 राज्यों में यूनिट है और वो 14 राज्यों की यूनिट ने अपना काम करना चालू कर दिया है। और गुर्जर समाज अब कोई पटरी, कोई रेल, कोई रोड, किसी को नुकसान किए बगैर सरकार की जान निकालने का काम, और गुर्जर समाज और किसी भी समाज के व्यक्ति को पसीना आने का काम नहीं करेगा, लेकिन सरकारों की जान निकालने का काम करेगा अगर गुर्जर समाज के साथ इस तरह का अत्याचार होता रहा। क्योंकि सरकारों के द्वारा जितना गुर्जर समाज के साथ छलावा किया गया है, आज तक शायद इस देश की किसी कौम के साथ छलावा नहीं किया गया है। और एक राष्ट्रीय कौम जिसका देश में राष्ट्रीय कौम है, कि उसको मिटाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस में आपको ज्यादा अंतर महसूस नहीं हो रहा? बिल्कुल कुछ भी। संगीता जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियों ने गुर्जरों को छला है, ये साफ आरोप है बच्चू सिंह बैसला का।
देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी सरकार की ये परंपरा, बीजेपी पार्टी की ये परंपरा बन गई है कि जनता को किस तरीके से बरगलाया जाए या किसी समाज से किस तरीके से छलावा किया जाए। जब कांग्रेस ने पहले ही 1% आरक्षण गुर्जरों को दे दिया था तो क्यों तो उसको बंद किया, और अब वापस 1% पर ही आ गए कि 1% आपको आरक्षण देंगे, तो यानी कि ये तो थूक कर चाटने वाली बात हो गई, पहली बात। दूसरी बात, वसुंधरा जी खुद गुर्जर समाज की एक समदन है, और समदन होने के बाद उन्होंने गुर्जरों का किस तरीके से गला काटा है ये गुर्जर अच्छे से पहचान चुके हैं और जान चुके हैं कि एक समदन ने गुर्जरों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया, कि पहले तो कांग्रेस ने जब 1% उनको आरक्षण दे दिया था तो क्यों उसको बंद किया, और फिर उसी 1% पर आप आ गए। तो ये निश्चित रूप से गुर्जर समाज हो चाहे जनता हो, उसके साथ ये भ्रमित करने वाली जो इनकी नीतियां रही हैं उसी पर ये चल पड़े हैं। और एक चीज और की, गुर्जरों के 72 लोगों की इसमें जिंदगी लील गई, तो इसकी जवाबदेही क्या है? बीजेपी सरकार क्या इस पर जवाब देगी कि आप किसी समाज की समधन लगती हो, फिर आपने 72 लोगों की जिंदगी लील ली। संगीता जी, एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि समधन, माँ बाप भाई बहन, क्या इस लिहाज से प्रायोरिटीज तय होती हैं कि समधी अगर गुर्जर समाज के समधन उनको पहली प्राथमिकता में दे, दूसरे अगर कोई डिमांड करने वाले लोग हैं तो पहले समधियों का नंबर आएगा, उसके बाद दूसरों का आएगा, ऐसा क्या हो सकता है? देखिए योगेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि इनकी पुत्र वधु गुर्जर समाज से आती है तो थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए। आपने बंद क्यों किया भाई? आप जब कांग्रेस ने 1% आरक्षण दे दिया था तो उसको बंद करने की कहां जरूरत आ गई थी? निश्चित रूप से जो सरकार की मंशा थी, मैडम की जो मंशा थी, वो निश्चित रूप से समाज को सिर्फ भ्रमित करना और समाज के साथ से छलावा करना, यही उनकी नीति रही। और सिर्फ मैं समाज की बात ना करूं क्योंकि वो तो प्रदेश की पूरी जनता के साथ यही करती आएंगे। प्रदेश की पूरी जनता को उन्होंने भ्रमित कर रखा है कि हम आपके लिए ये करेंगे, चाहे वो कोई वर्ग उठाकर आप देख ले, हर एक वर्ग से सिर्फ झूठे वादे करना जवाब देंगे इस बात का। रह गई है। चलिए पंकज मीना जवाब देंगे इस बात का। पंकज जी, सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चू सिंह बैसला साहब कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमें छला है, और संगीता जी कह रहे हैं कि लॉलीपॉप पकड़ाने में माहिर है ये सरकार और हर किसी को भ्रमित करके रखा हुआ है। योगेंद्र जी, कांग्रेस के जब से सत्ता से दूर हुई, सत्ता की छटपटाहट है, इनके पास रचनात्मक काम कुछ नहीं है, केवल और केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, एक तालाब के अंदर पत्थर फेंक के माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। अगर गुर्जर आरक्षण के विषय को देखा जाए तो इसकी ओर सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सरसाइज हुई है, सबसे ज्यादा काम हुआ है तो भाजपा सरकार में हुआ, चाहे से वो 2003 से 8 वाली सरकार हो, चाहे से 2013 से अभी वाली सरकार हो। अभी हमने इसमें रिसेंटली से अमेंडमेंट किया, तो अमेंडमेंट के बाद में गुर्जर समाज के साथ दोबारा वार्ता हुई, तो वार्ता में एक निकल के आया कि इनके समाज के नेताओं के साथ में निकल के आया कि 1% इनका एक अलग देना चाहिए जो 50% की सीमा के अंदर हो। जैसा अभी वकील साहब ने बताया कि 50% के सीमा के अंदर 1% एक्स्ट्रा मिलने से इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि 1% इनके लिए अलग से सुरक्षित हो गया। फिर भी इसके अलावा भी मैं तो चाहे बैसला साहब हो चाहे संगीता जी हो, उनको ये कहता हूं कि अगर आपको कोई संवैधानिक प्रावधान नजर आता है तो आपको टेबल पर बैठ के सुझाव देना चाहिए। केवल न्यूसेंस क्रिएट करना कि हाँ भाई जनता को भड़काना जिससे हमको वोट बैंक का लाभ हो, हमको वोट एक्स्ट्रा मिले, ये एक बड़ी ओछी मानसिकता है। ये बात ठीक है कि आपने गुजरात चुनाव में ऐसी ओछी मानसिकता दिखाई जिससे आपको थोड़ा सा एक कदम आप आगे बढ़े, पर इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान की जनता इतनी बेवकूफ है कि आपके यहां भी इस छलावे में आ जाएगी। भाजपा सभी समाज को साथ लेके काम करने का काम करती है और इसमें इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। 1% हमने एक्स्ट्रा दिया है। पंकज जी, एक मैं बात जानना चाहूंगा आपसे कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं राजस्थान में जो आरक्षण के सपने संजो के बैठी हुई हैं और दिखाए भी राजनीतिक दलों ने ही है, उनका क्या होगा? योगेंद्र जी, देखिए इस चीज में हम संवैधानिक दायरे में रह के जो बेटर कर सकते हैं। संवैधानिक दायरा तो पूरा हो चुका जी, बिल्कुल। अब जहां बात आती है 50% से ऊपर जाने की, तो ये एक विषय अलग चला जाता है कि क्या 50% से ऊपर भी जा सकते हैं। जैसा कि आपको ध्यान में आया कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 50% से ऊपर की सीमा में गए और वहां जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना, हालांकि वो वहां डिसीजन की स्थिति में नहीं आया, परंतु इसको संविधान के दायरे में संविधान विज्ञों के बीच में बैठ के ही डिसाइड कर सकते हैं। ये कोई चीज सरकार अगर इस तरह का कोई तय करती है तो मुझे लगता है कि सही मायने में वो लॉलीपॉप देना होगा, इसको नहीं कह सकते। यहाँ हमने गुर्जर समाज के साथ में पूरे हम साथ में खड़े और उनको हमने लाभ देने की कोशिश की है। चलिए, अब इसके अलावा जिनको भी होगा वो लॉलीपॉप होगा, एक तरह से सीधा माना जा सकता है। देखिए, संवैधानिक दायरे से बाहर जाके कोई घोषणा करते हैं तो लॉलीपॉप ही कहलाएगा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। दायरे को हम नहीं तोड़ सकते। स्वागत करता हूं, कम से कम आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी भी इसी वजह से गुजरात में बोले थे कि इससे बाहर देना संभव नहीं है। और वकील साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो आरक्षण की डिमांड और कर रही हैं, तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि
अब बहुत मुश्किल है राजस्थान में तो कम से कम उन जातियों के लिए जो सपने सजो के बैठी हैं कि आरक्षण मिले। देखिए, राजस्थान में जब एसबीसी आरक्षण को स्ट्रक डाउन किया था जस्टिस भंडारी की बेंच ने, उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट इस पर यह लिखा था कि ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, और अगर आरक्षण को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा तो बार बार वही होगा जो उन दिनों रिसेंटली हरियाणा के अंदर हुआ था, जो हमने यहां भी देखा था। उन्होंने कहा रिजर्वेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, न किसी को रिजर्वेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो संविधान में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जो आगे बढ़ाने का है वो होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट को कभी भी एकमात्र आधार नहीं माना। उन्होंने ये वर्ड क्लास है, कास्ट एक आधार हो सकता है क्लास को डिसाइड करने का, पर सिर्फ एक जातिगत आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, बेसिकली ये ही सारे झगड़े की जड़ है। और संविधान के निर्माता थे वो इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया। सोशली और एजुकेशनली SC ST की बात अलग की उन्होंने, पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का वर्ड यूज किया है, कास्ट शब्द वहां पर यूज नहीं किया गया है। परंतु हमने इस क्लास को कास्ट बना दिया है और जिसका परिणाम बार बार वोटों की राजनीति को लेकर अब भुगतते जा रहे हैं। और इसी के अलावा दूसरा पक्ष इसमें यह भी आता है, और इसीलिए क्योंकि ये कास्ट से अलग था, इसीलिए यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ तो उन्होंने क्रीमी लेयर वाली एक कंडीशन लगाई थी जो SC ST में लागू नहीं है, क्योंकि ये क्लास के लिए रिजर्वेशन है और इस क्लास के रिजर्वेशन को हम कास्ट के रिजर्वेशन में बदलना चाह रहे हैं। और अगर यही रहा तो टर्मोइल है, इस पता नहीं इस देश को कहां ले जाएंगे, किस झगड़े में लेकर जाएंगे। ये राजनीतिज्ञों को सोचने की बात है कि कम से कम एक चुनाव के फायदे के लिए वो देश के साथ खिलवाड़ नहीं करें। इसमें कोई संदेह नहीं है। और कई बारी बात निकल करके आती है, अभी तो जो आरक्षित वर्ग है उन्हीं में बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि कम से कम क्रीमी लेयर को तो आउट करिए, लेकिन ये कहा जाता है कि पतासा किसी के मुंह में जाता है उसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दांतों का एक कवर होता है। आप उंगली कटाने के लिए तैयार हो तो आप मुंह में उंगली दीजिए, वो एक चीजें इस तरह की है। वही आरक्षण का है, कोई कहता है बरका छत्ता है, नीचे खड़े होकर पत्थर कौन मारेगा। इसमें राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए कोई ये जहमत नहीं उठाने की कोशिश करता है कि इसकी समीक्षा हो या आरक्षित वर्ग में जो उपेक्षित है, आरक्षित में जो उपेक्षित है उनके बारे में किसी तरह का कोई विचार हो। मुझे लगता है कि ये अगर कुछ स्टेप्स इसमें उठाए जाए तो शायद कुछ बात बन सकती है। लेकिन राजनीतिक दल हमेशा वो स्टेप उठाते हैं जिससे अपने आप खुद महफूज फील कर सकें, या कहें कि जो मतदाता है वो उनकी ओर अट्रैक्ट हो सके। काम वही किया जाता है, वो चाहे 3 तलाक की ओर हम जाएं या फिर कोई दूसरे मुद्दे हम ढूंढें, या फिर सरकार ये कहे कि आपके इस लाभ को कोई छूने वाला नहीं है। बहुत सारी बात, कई बार अदालत के आदेश का भी वायलेशन तो चलिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन गलियां निकाली गई हैं। कई बार ऐसा हुआ है। अगर सरकारें चाहती तो उसी वक्त इसको डिफाइन किया जाना चाहिए था कि वास्तव में आरक्षण में जिन लोगों को मिल रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर कोई कैटेगरी ऐसी बन गई लाभ उन्हीं को मिल रहा है और मन्नाराम को लाभ मिल रहा है, धन्नाराम बेचारा बिल्कुल पीड़ित बनता जा रहा है। तो कम से कम उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। संगीता जी, यहां देखिए राजनीतिक दल आरक्षण के मुद्दे को, हर राजनीतिक दल ने अपना वोट की ढाल बनाने की कोशिश की है, वोट का रास्ता बनाया है। कभी सच्चाई जो है उसे किसी ने स्वीकार ना तो किया, ना मुझे ऐसा लगता है पब्लिक भी सुनने की आदी नहीं रही है कि आप चाहे गोली देते रहिए, आप लॉलीपॉप भी पकड़ाते रहिए, लेकिन हमारे हक की बात कहते रहिए, ताकि जो समाज के सफेद पोश नेता जो बन करके आते हैं वो जाके अपने समाज में अपना रुतबा दिखा सके कि देखिए एक बार की टेबल टॉक में तो हम सरकार को सेट करके आ गए। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, ना कि केवल एक समाज की या एक जाति की पार्टी है। 36 कौम को साथ लेकर चलने की परिपाटी जो कांग्रेस में है, उसी के तहत कांग्रेस पार्टी काम करती है। और हमारे नेताओं ने भी हमेशा हर वर्ग के लिए सोचा, हर जाति के लिए सोचा, यानी कि देश की समस्त जनता के लिए सोचा। तो जो भी होना था, जैसा अभी उन्होंने किया उसी के तहत किया। और मैं अभी पंकज जी कह रहे थे कि छलावा कांग्रेस पार्टी ने किया, मैं इनसे सिर्फ एक ही बात जानना चाहती हूँ कि जब गुर्जरों को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 1% आरक्षण दे दिया था, तो
किस मानसिक स्थिति या किस मनस्थिति के तहत, किस भावना के तहत बीजेपी सरकार ने उसको बंद किया और फिर वापस चालू करना, ये क्या दर्शाता है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें आप कि निश्चित रूप से मैं ये कहूं कि भाजपा की जो नीति और रीति रही है वो जनता को भ्रमित करने वाली रही है, चाहे वो किसी समाज से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, कि आपको एक झूठा लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश की गई है। आप ये चीज बताइए, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था, इनके पास अब समय नहीं है, मात्र 10 महीने का समय रह गया, अब ये गुर्जरों को खुश करने के लिए वही चीज इन्होंने दे दिया जो झुंझुना इन्होंने पकड़ाया। आप लोग दे रहे थे वर्षों से, हमने तो दे दिया था ना, उसको बंद क्यों किया? मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी ने उसको बंद क्यों किया था, जब आपको पता है कि इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते। चलो झुंझुनों में पकड़ाई मत है, कहता हूं कि एक बार अपने वोट के लालच को त्याग करके देश के हित को सोचते हुए क्या एक कदम उठा सकता है कोई राजनीतिक दल जो ये कह सके कि वास्तव में आरक्षित वर्ग में क्रीमी लेयर को बाहर करके और उपेक्षित को हम आगे लेकर के आए? मुझे लगता है जिस अंबेडकर साहब को आप लोग 6 दिसंबर को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके नाम पे बड़ी बड़ी भाषण दिए जाते हैं, उनकी मानसिकता यही थी कि, और जो आप बीजेपी के एजेंडे में है कि हमारे अंत्योदय यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हो अंतिम व्यक्ति, उसको हम आगे लेकर के आए। मुझे नहीं लगता है कि इस हालात में अंतिम हो, तो मुझे लगता है और गहरे गड्ढे में भेजते जा रहे हैं उसको। आप उसको निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते? कोई उठाएगा ये हिम्मत है कि हाँ क्रीम लेयर को हम आउट कर रहे हैं और उपेक्षित है, इनमें से एक सर्वे होना चाहिए और उस व्यक्ति को आगे लेकर के आने की कोशिश की जानी चाहिए। जी संगीता जी, ये कोई उठा सकता है ऐसा कदम? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति अगर किसी की डावाडोल है तो उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, किस आर्थिक स्थिति के आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन संविधान में क्या प्रावधान हो सकते हैं उसी के तहत काम होगा। लेकिन हमने कभी किसी को झूठा लॉलीपॉप नहीं दिया या झुंझुना नहीं दिया, जो कहा वो करके दिखाया। और आपने जो आदिवासी भीमराव अंबेडकर साहब की बात करी, तो उनकी उसको फॉलो करते हुए कांग्रेस पार्टी ने काम किया और आदिवासी तबके के लिए और गरीब तबके के लिए हमेशा से उनके लिए बात ये नहीं है साहब। देखिए अब मैं आपको आज मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप तो उनकी बात छोड़े अम्बेडकर जी की। अम्बेडकर जी तो निश्चित रूप से उनका तो बड़ा योगदान है कि महान इंसान रहे हैं वो। हमारे यहाँ वोट की राजनीति के लिए तो आप क्रिमिनल अगर उसके पीछे लगता है कि 10, 20, 50 हजार वोट हैं, उसको आदर्श पुरुष बना देते हैं। आप लोग वोट की राजनीति से बाहर क्यों नहीं आते हैं? जो सच्चाई से स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? उपेक्षित कोई व्यक्ति अगर किसी वर्ग में है, आप उसको आगे लेके आइए। यही धारणा, यही इच्छा, यही उनकी जो अंबेडकर जी की सोच थी वो ये थी, सिर्फ एक वोट के लिए। उसके आगे कोई नहीं बढ़ता है कि वास्तव में हम जिन लोगों को लेकर के आए हैं गाड़ियों में भर करके, जिनके लिए कहा जाता है कि वहां राशन का गेहूं मिलेगा, जब पता लगता है कि कट्टा तो मेरा खाली जा रहा है कि आज की सभा हो गई, जाइए अगली बार देखेंगे। योगेंद्र जी, आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि आपने खुद ने कह दिया कि राशन का गेहूं मिले। तो मैं उसी चीज को कह रही थी कि कांग्रेस ने हमेशा देश की समस्त भारतीय जनता के लिए सोचा है, ना कि अपितु किसी वर्ग के लिए सोचा है। उसी के तहत कांग्रेस की मंशा थी, सोच थी कि जनता को भोजन का अधिकार मिले, यानी कि देश का कोई भी एक व्यक्ति भूखा ना सोए। उसी के तहत भोजन का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आए। लेकिन आज आप उसकी स्थिति देखते जाइए कि बीजेपी सरकार ने क्या किया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे यहाँ राज्य की सरकार हो। आज उस तबके को, दलित तबके को, उस वर्ग को जो उस गेहूं के लिए तरस रहा है, हमारी सरकार जब थी तब फोर्टिफाइड आटा मिलता था, तो क्या आज वो फोर्टिफाइड आटा मिल रहा है? अब फोर्टिफाइड आटे को तो दूर, चलो फिलहाल तो अपन आरक्षण पे आएंगे। आरक्षण योजनाएं तो देखिए बहुत सारी है, आपकी निःशुल्क दवा भी थी, ये भी थी, बहुत सारी हैं, इनकी भी कई योजनाएं, भामाशाह योजना है, किया गया कि उस लेकिन अब बात आरक्षण पे केवल आरक्षण करना चाहिए। की बात के साथ साथ ये भी इसलिए जुड़ जाती क्योंकि ये काम ही तो किया हमने उनके लिए। चलिए मैं ब्रेक से पहले एक बार पंकज जी से आपका जवाब दिलवाना चाहूंगा। पंकज जी, ऐसा कभी सोचा जा सकता है, आप देखिए यूं तो राजनीतिक दल के नेता हैं आप, लेकिन एक कास्ट से आते हैं, कभी इस तरह की पीड़ा होती है कि आप जिस जगह रहते हैं उसके बगल में एक छोटा सा नोरा है, इधर स्कॉर्पियो खड़ी है, लेकिन उसके बेचारे की बैलगाड़ी का एक टायर भी गायब है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां के लोगों की स्थितियां क्या हैं। कभी किसी को पीड़ा होती है इस बात को लेकर के कि वास्तव में यार इन लोगों की भी स्थितियां सुधरनी चाहिए? देखिए, मानव स्वभाव है, पीड़ा सबको होती है, इसमें कोई किंतु परंतु छलावा कहीं नहीं है। जहां तक आरक्षण और सुविधाओं की बात है, समय समय पे जो भी सरकार रहती है, वो चाहे गरीब हो, चाहे आरक्षित वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे अति गरीब व्यक्ति हो, उनके लिए कोई ना कोई योजनाएं चलती रहती है जिनसे उनको गरीब को लाभ मिले।
ये बात ठीक है कि आजादी के 70 साल बाद तक भी योजनाओं का लाभ ठीक से मिल नहीं रहा था, जिसके कारण से लगभग जनता को बहुत परेशानी हो रही थी। एक बार मैं फिर यहाँ विषय से थोड़ा सा अलग आपको बताना चाहूंगा। हमारी सरकार ने आते ही, जैसे अभी 45 आटे की बात चली, राशन की बात चली, हमने उसको सीधा सीधा नेट से जोड़ा, थंब से जोड़ा। आज पूरे राजस्थान में एक व्यक्ति को गलत राशन नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको राशन का गेहूं नहीं मिला हो। ये पुरानी जमाने की बातें हो गई। आप ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़िए, बाकी धरातल पे देखिए क्या हो रहा है। जहां तक बात है, अभी जैसे आपने विषय छोड़ा आरक्षण का, क्रीमी लेयर का, तो जहां तक मेरे को ध्यान है कि आपके ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रावधान है, ओबीसी में क्रीमी लेयर का उनको आरक्षण की सुविधा है नहीं। और जहां तक एसटी/एससी का बात है, तो वो संवैधानिक व्यवस्था है। किसी भी लोकहित कल्याणकारी सरकार की एक ड्यूटी होती है कि संविधान के दायरे में रहते हुए वो जनता का हित में काम करे। अगर कहीं बात संविधान के में कहीं आपको लगता है कि भाई इसमें कहीं दिक्कत है, तो वो संविधान में हम संशोधन का प्रावधान रहता है, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर संशोधन का प्रावधान रहता है। अब ये तो जनता और जनप्रतिनिधियों का मन होता है कि भाई हम कितना इस बारे में काम कर पाते हैं। जो आप असमानता की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से असमानता थी अब तक, पर अब धीरे धीरे वो काटने लगी है। आपको लगता है कि वास्तव में अमेंडमेंट भी देखिए, जब संविधान में इतने संशोधन हो सकते हैं तो किसी के लाभ के लिए जो उसका हक है उसके लिए संशोधन क्यों नहीं हो सकता? आपको लगता है कि क्रीमी लेयर को आरक्षित वर्ग से आउट करना चाहिए? अब देखिए, ये एक लंबा डिस्कशन का विषय होता है। जब हमारे मेरे ख्याल से 89 से पहले ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था, पर एक लंबा प्रोसेस चला, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लगभग 13 साल पटल पर रही और उस 13 साल के डिस्कशन के बाद में ओबीसी को आरक्षण मिलने लगा। तो मैं निश्चित रूप से एक अच्छे देश के खुशहाल के लिए और देश के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए कोई संशोधन होता है तो उसका सभी जनता को स्वागत करना चाहिए, परंतु एक लंबे डिस्कशन के बाद में और उपयुक्त लोगों को उपयुक्त फायदा पहुंचे, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए, तो आरक्षण इस तरह का एक मुद्दा है जिसमें वास्तव में बड़ी बहस की आवश्यकता है और आरक्षण के बहस के साथ साथ राजनीतिक दलों की एक बड़प्पन की जो बात आती है कि वो भी दिखानी होगी, क्योंकि यहां डिसीजन पावर जो है वो राजनीतिक दलों के पास में, उन्हीं की चुनी हुई सरकार होती है। हमारे यहाँ फेडरल और डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें तभी काम हो सकता है जब राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति हो। और इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि चलिए आरक्षित वर्ग को ही आप लाभ दीजिए, लेकिन क्या वास्तव में जिस मकसद के साथ में आरक्षण दिया गया, क्या आरक्षित वर्ग में भी उसी तरह से सब कुछ हो रहा है? एक बड़ा बहस का विषय है, लेकिन ये राजनीतिक दलों पर डिपेंड है कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। हमारे बच्चों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं आरक्षण से जुड़े मुद्दे की। आरक्षण का मुद्दा केवल एक राजस्थान के लिए नहीं है, हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कई ऐसे राज्य हैं जो आरक्षण की आग में झुलस रहे हैं। पाटीदार आंदोलन आपने देखा, हरियाणा का जाट आंदोलन आपने देखा, राजस्थान में गुजर, अगड़े, धौलपुर भरतपुर के जाट, कई ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण के लिए जूझती रही हैं लंबे समय से। और आपने देखा कि राजस्थान में 72 गुर्जर मौत का शिकार भी हुए आरक्षण की मांग के लिए। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में कोई रास्ता निकला? गुर्जर समाज जब पहली मर्तबा, यानी कि जब हिंसक आंदोलन हुआ था और जिसमें 6 लोग मारे गए थे पहली बार में, 19 माफ करिएगा, उस वक्त जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, प्रहलाद गुंजल, इन लोगों से पूछा गया कि आपको आरक्षण क्यों चाहिए, तो उनकी एक बात थी कि गरीब हमारे यहां भी हो सकता है, किसी ब्राह्मण के भी हो सकता है, मीनों के भी हो सकता है, आप इसको एक बार खत्म करके और वो समीक्षा कीजिए, आरक्षित वर्ग है उसको आरक्षण रखिए, लेकिन उसमें से क्रीमी लेयर को बाहर करिए। हार्दिक पटेल का हाल ही में जब इंटरव्यू था तो उसका भी यही था कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, मेरे भाई बंधों को नहीं चाहिए, लेकिन पाटीदार भी तो गरीब होंगे, उनको तो आरक्षण दीजिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिमांड करने वाले हैं, वो लॉजिकली बात भी करते हैं, लेकिन वो उस पावर में नहीं है कि वो जाकर के संसद में कोई कानून बना सकें, संविधान में संशोधन कर सकें। लेकिन अब लगता है कि राजनीतिक दलों को इस पे विचार करना होगा, क्योंकि आए दिन नुकसान जनता का है। और जैन साहब, आपके पास में आना चाहूंगा कि ये तो वही बात है कि आरक्षण का लाभ जिसको मिलता है, मुझे लगता है छोड़ना कोई नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी की जिस तरह से हमारे यहाँ पे लाइन लगी हुई है,
ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि मेरे को या मेरे बेटे को या मेरे नजदीक रिश्तेदार को रोजगार मिले, आरक्षण की आड़ में मिले? कौन छोड़ना चाहेगा? सरकारों को चाहिए कि वास्तव में अब इसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। देखिए, आपने एक आर्थिक आधार की बात उठाई है। आर्थिक आधार की बात जब संविधान में आरक्षण के प्रावधान रखे गए थे तब भी उठाई गई थी। उस समय मूलतः अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण का विवाद था और उस समय असेंबली के मालवंकर ने, अन्य लोगों ने, कई लोगों ने ये बात उठाई थी। लोगों ने बोल के ये कहा था कि भाई क्या हमारे गांव में एक ऐसी स्थिति है कि एक हरिजन है, वो लखपति है, उसकी इज्जत, उससे ज्यादा इज्जत गांव में एक सवर्ण जाति के एक बिना पढ़े लिखे गरीब आदमी को मिलती है। जो ऑब्जेक्ट आरक्षण का था वो सामाजिक बराबरी का था। लाभ अलाभ तो बात की बात है, पर सामाजिक बराबरी देने के लिए आरक्षण दिया गया था। और इसीलिए SC ST का, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला OBC का गया था, और ये जो क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल है ये कोई किसी कानून के तहत नहीं आया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से क्रीमी लेयर लागू करनी पड़ी है इसमें कुल मिला के। तो जहां तक आर्थिक आधार की बात है, 70 साल बाद आर्थिक आधार एक आधार हो सकता है क्लास को डिफाइन करने के लिए, पर आर्थिक आधार कभी भी आरक्षण का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि आधार का काम आपको इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए नहीं है, कम्युनिज्म की तरह बराबरी लाना नहीं है, बल्कि सामाजिक बराबरी। आज खत्म कर दीजिए। आज क्या, आज भी हम सब घर के खुली आम बातें चाहिए कितने पर आज भी क्या भेदभाव जातिगत आधारों पर नहीं होता है? क्या आज भी हम पानी पीने से लेकर खाना खाने वाली बात में जाति को नहीं देखते हैं? क्या आज भी सामाजिक रिश्तों में जाति सबसे महत्वपूर्ण होती है या नहीं होती? आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक बराबरी देना था, आर्थिक बराबरी आरक्षण का कभी भी उद्देश्य नहीं था। बिल्कुल, लेकिन अब हम उसे जिस तरह से डिमांड्स के अनुसार हम देख रहे हैं कि चलिए, लेकिन ये मांग जैन साहब मान सकते हैं कि क्रीमी लेयर को अब हटाना चाहिए। हालांकि OBC के अलावा कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन अब क्या वास्तव में वक्त आ गया कि आरक्षित वर्ग में जो उपेक्षित है उसे उसका हक मिल सके? कम से कम वो तो समानता के स्तर पे आवे। राजस्थान हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उन्होंने बड़ा एलिब्रेटली इसको डेल्ट किया। उन्हें क्लास के अंदर क्लास बन गई है। बिल्कुल, एक आरक्षित क्लासेज में भी एक क्लास बन गई, एक बार दो बार, और उसके बाद जो पीछे के तबके में लोग रह वो वहीं के वहीं रह गए, और जो ऑब्जेक्ट आरक्षण का था वो खत्म होता जा रहा है। तो आपको इस पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा बैठ के कि आरक्षण का लाभ किसको मिले और कितना मिले और कब तक मिले। एक बार उन्होंने कहा रिजर्व क्लास के अंदर भी एक अपर कास्ट पैदा हो गई है, एक अपर क्लास पैदा हो गई है। ये हाईकोर्ट ने बड़ा डिटेल ऑर्डर के अंदर लिखा। उनका सबको थोड़ा सा राजनीति से बैठकर इसको रिव्यू करना है कि जो लाभ है, जो बीजेपी की तो योजना भी कि अंत्योदय तक, अंतिम आदमी तक लाभ पहुंचे, तो आरक्षण का लाभ भी अंतिम आदमी उस व्यक्ति तक पहुंचे। वास्तव में जो आरक्षण की एक जो थीम लेकर के आए थे, उसकी ये कहूं कि होली साउल जो यानी कि पवित्र आत्मा जो है वो यही है कि आप उपेक्षित कोई व्यक्ति है समाज के तबके में, उसे समानता के रूप में लाया जाना चाहिए, तब तक उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। पहले 10 साल के लिए इसे किया गया, सोचा गया था कि शायद ये इक्वलिटी को हम लोग फॉलो कर पाएंगे और उस स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन कभी भारत चीन के युद्ध की बात की गई, कभी भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात की गई, और अंतोगत्वा ये चलता रहा कि हम इस वक्त हालात में नहीं है। उस मामले को धीरे धीरे आगे ले जाते गए। लेकिन अब एक मांग उठना शुरू हुई है। बच्चू सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए, आर्थिक आधार हम सोच सकते हैं, हम सोच रहे हैं, समय की डिमांड होती चली गई है, लेकिन बात सही है कि संविधान में आरक्षण का जो उद्देश्य दिया गया है उसके पीछे मोटिव सिर्फ और सिर्फ समाज में इक्वलिटी के लिए, नॉट इकोनॉमिक इक्वलिटी, बस ये कि सामाजिक स्तर जो है वो एक समानता का है, ताकि किसी में हीन भावना नहीं रहे। कम से कम आजाद हिंदुस्तान में हर व्यक्ति ये सोच सके कि मेरे को मेरे अधिकार मिल रहे हैं। सर, वही चीज की डिमांड स्टार्टिंग से लेके गुर्जर समाज की तरफ से उठी है कि गुर्जर समाज को ऐसा लगता था कि भाई जहां उस स्थिति पर उसको एक समानता मिलनी चाहिए, वो समानता उसको देखने को नहीं मिल रही थी। साथ में देख रहा था कि कहां तो उसके साथ में बराबर जो है, बराबर का एक साथ बैठ करके आदमी तो बिल्कुल चोपड़ी रोटी खा रहा है, घी दबो के खा रहा है, और एक साथ में देखे तो उसको सूखी रोटी भी प्रॉपर नसीब नहीं हो रही है। तो वही चीज की तो मूल डिमांड थी, और ये इसी बात को लेकर के चिंगारी उठी। और इस चिंगारी का कुछ अति उत्साही लोग जो होते हैं किसी भी समाज में, किसी भी सिस्टम में, ऐसे लोग होते हैं,
और ये सरकारों की भी गलतफहमियां हैं कि सरकार, अच्छी सरकार का ये नियम होता है कि सरकार का ये नियम बनता है कि समाज के प्रत्येक अंतिम छोर के व्यक्ति तक को बात करने के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर मैं इस बात का आरोप लगाता हूं सीधा सीधा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गिने चुने लोगों को ही गुर्जर समाज समझ रखा है और वो केवल और केवल सांसद और एमपी बनने की लाइन पर बात करते हैं, दूसरा कोई उनको दूसरा आधार नहीं है। और सिर्फ उन्होंने कभी जिंदगी में कभी अपने समाज में कोई समाज का भला करके या सोशल वर्क करके नाम नहीं कमाया। सिर्फ आरक्षण के नाम पे वो अपनी राजनीति और दुकान चलाते हैं कि ये आरक्षण का मामला खत्म हो जाएगा तो उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके पास दूसरा इसके अलावा कोई काम नहीं है। गुर्जर समाज के बहुत सारे ऐसे सिंसियर, ऐसे समझदार लोग भी हैं कि उन किसी से बात करने की जहमत नहीं उठाती। मैं ये तारीफ करना चाहूंगा कांग्रेस के इस मामले में, कांग्रेस समाज के हर व्यक्ति को बुलाती थी। बीजेपी ने सिर्फ एक सह और मात का खेल कर रखा है कि जिस व्यक्ति को सांसद का टिकट देकर चुनाव लड़ाती है वही व्यक्ति को कभी कांग्रेस के खिलाफ हो जाता, कांग्रेस को समर्थन कर देता है। पता नहीं इनका क्या सहमत का खेल चलता है। और भारतीय जनता पार्टी पर यह मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल जो व्यक्तियों से वार्ता कर रही, क्या उसी को पूरा गुर्जर समाज समझ के चल रही है? यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल होगी और इसका परिणाम उन नेताओं को भी जो समाज का जो आधार पर अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पर भी उस बात को अछूती नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि हमको पूरे समाज को विश्वास में लेके कुछ काम करना चाहिए अगर समाज को भला करना चाहते हैं। बच्चू सिंह जी, यहाँ एक बात है कि 1% आरक्षण भी मिल रहा है, लेकिन गुर्जर समाज जो लगातार ये कह रहा था कि हम तो इस तरह की उसमें पार्ट में पिस गए हैं, ना हमें जो बेनिफिट ओबीसी से मिल पा रहा है ना एसबीसी से मिल पा रहा है, तो कम से कम ये जो एमबीसी का लाभ मिलेगा मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का 1% से ही, लेकिन फिलहाल तो गुर्जर सहित 4 जो जातियां और हैं आपके अलावा 5 जातियों को कुल जो है एक बेनिफिट तो मिलेगा इसका। 1% का भी कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। गहलोत सरकार में एक हमारा आरएस बना था, एक लड़का, उसको 1% आरक्षण के तहत उसको आरपीएस मिला था, और जब उसने कहा कि मैं 1% आरक्षण इग्नोर करता हूं, मैं इसको लेना नहीं चाहता, तो उसको आरएस प्रॉपर मिला था। और इस बात के लिए उस समय चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब ने चीफ सेक्रेटरी को यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में गुर्जर के युवाओं ने उस चीफ मिनिस्टर को घेरा और घेर करके कहा कि साहब, हम जब आरएस बन रहा है हमारा व्यक्ति योग्यता के आधार पर, तो हम आरपीएस क्यों लेंगे? क्योंकि उन्होंने उसको 1% के आधार पर गुर्जर के नाते 1% में डाल दिया और 1% में डाल के उसको आरपीएस दे रहे थे। लेकिन चीफ मिनिस्टर को घेरा कि हमें नहीं चाहिए 1%, हमारा व्यक्ति जब आरएस की योग्यता रखता है तो आरएस ही बनना चाहिए। और उन्होंने, उनकी ये सहृदयता थी। मैं मानता हूं कि उन्होंने उस समय उससे चीफ सेक्रेटरी को बोला और तुरंत उस सिस्टम से उसको 1% को अलग किया और उसको प्रॉपर आरएस बनाया, जो अभी एक आरएस है अभी राजूलाल गुर्जर। इसलिए हम कहते हैं कि अरे 1% से हमको समाधान क्या हो रहा है। इसीलिए गुर्जर समाज भी अब समझने लगा है। पहले गुर्जर समाज नहीं पढ़ता था, थोड़ा पढ़े लिखे, शिक्षा का अभाव था उस कम्युनिटी में, और इसीलिए ये बातें हुई थी समानता असमानता वाली, जो आरक्षण का जो जिसके पीछे मूल जो अभी वकील साहब भी बोल रहे थे। तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि अब गुर्जर समाज भी ये समझने लग गया है कि हमको कहां किस चीज से लाभ हो सकता है और किस से लाभ नहीं हो सकता है। समाज के युवा पढ़ने लगे हैं और पढ़ करके अपनी योग्यता से वो आगे भी आ रहे हैं, लेकिन सरकारों की समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि सरकार कोई नहीं चाहती, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, स्थायी समाधान, कोई समीक्षा, कोई बात इस लाइन पर कोई काम नहीं करना चाहती। लेकिन अब उस चीज की हद पार हो चुकी है। अगर सरकारें नहीं समझेंगी तो सरकारों को समाज सिखाने का काम तैयार कर रहे हैं और पूरे देश भर में रणनीति हो रही है इस लाइन पर, मोबिलाइजेशन हो रहा है इस बात का। बच्चू सिंह जी, जब अधिसूचना जारी हुई उसके बाद में 2 दिन निकल चुके हैं जी, क्या किसी स्तर पे कोई वार्ता हुई आप लोगों की? संघर्ष समिति आपकी बनी है, महासभा बनी हुई है कि आगे क्या करना चाहिए? कम से कम 1% जो बेनिफिट मिल रहा है। सर, मैं आपको वही, इसीलिए मैंने अभी निवेदन किया कि संघर्ष समिति किसी से बात नहीं करती। संघर्ष समिति केवल 5-10 लोगों की संघर्ष समिति है। गुर्जर समाज पर ये सीधा सीधा उस बात पर, उस कमेटी पर आरोप है कि वो कमेटी कुछ नहीं करती। उस कमेटी की और बीजेपी की मिली भगत का खेल हो रहा है। गुर्जर समाज को कोई सरोकार नहीं है और ये गुर्जर समाज भी भली भांति पूरे प्रदेश का समझ चुका है। नहीं, लेकिन आपकी संघर्ष समिति तो काफी प्रभावशील है, प्रभावी है, सरकारें उन्हीं से बात करती हैं। गुर्जर समाज से वार्ता करनी है तो संघर्ष समिति से करनी होगी। इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि संघर्ष समिति प्रभावशील थी, आज प्रभावशील नहीं है। गुर्जर समाज का बच्चा संघर्षशील के मुखिया से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस समाज को गाड़िया लोहार का जीवन देगा, कब तक इस समाज को बेवकूफ बनाएगा कर्नल बैसला, बता दे आज। और हर बच्चा, आज गांव का छोटा सा बच्चा खड़ा होकर पूछने लगता था, पहले हिमाकत नहीं करता था। आज बच्चा युवा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ाई करके योग्यता से कंपटीशन में बैठ रहा है
और वो ये बात करके क्वेश्चन पूछने का हकदार हो रहा है कि इस समाज को कब तक आप छलावा करता रहोगे, इन सरकारों के साथ मिलकर के अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहोगे, और आप इस समाज को गाड़ियां लोहार का जीवन होगा क्या? हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। तुम्हारी जिस तरह की तुम आरक्षण की बात कर रहे हो, इस आरक्षण के बजाय तो हम बगैर आरक्षण के हमारी योग्यता से पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। बच्चू सिंह जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये बच्चू सिंह बैसला की व्यक्तिगत राय है या कहीं पे आप लोगों का जो डायलॉग हुआ है, कहीं पे महासभा के स्तर पे चर्चा हुई है, एक्सपर्ट से चर्चा हुई है कि हम उसके बाद में आप ये अधिकृत एक बयान दे रहे हैं? मैं बिल्कुल अधिकृत बयान दे रहा हूं। मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूं और पूरे देश के अंदर 14 राज्य में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 का संगठन है। गुर्जर समाज का सबसे पहला संगठन है, जहां से पूरा रास्ता संगठन नाम की चीज सीखे। प्रदेश में गुर्जर अभी कोई संगठन बना ले, कुछ भी बना ले, कोई नाराज होके, लेकिन इस दरवाजे से पूरा समाज का, छोटे से लेके एड़ी से लेके चोटी तक का कोई भी देश का नेता निकला इस गुर्जर महासभा के दरवाजे से निकला है। और गुर्जर महासभा की यूनिट पूरे देश के अंदर 14 राज्यों में प्रबल रूप से काम कर रही है। उस यूनिट की हाल ही में अभी दुर्गापुरा कृषि परिसंधान में हमारा एक आप लोगों की चर्चा हुई आपस में कि 1% आरक्षण के बाद डिसाइड हुआ है कि हम कर्नल बैसला की बात को नहीं मानेंगे। कर्नल बैसला सरकार कर रही है, हम दोनों को सबक सिखाएंगे समाज। चलिए, तो गुर्जर समाज सबक सिखाएगा, महासभा का ये ऐलान है। जनरल सेक्रेटरी गुर्जर महासभा बच्चू सिंह बैसला कह रहे हैं कि हमने तय किया है कि हम इससे बिल्कुल खुश नहीं है, हमें साथ एक बार फिर छलावा किया है। पंकज जी, आपके पास में आना चाहूंगा। सरकार इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि गुर्जर शायद अब खुश होंगे, और जो पीछे बात निकल करके आ रही है अजमेर पार्लियामेंट्री जब बाई इलेक्शन होगा उसको देखते हुए गुर्जर समाज को 1% आरक्षण की बात कही जा रही है, लेकिन गुर्जर समाज खुश नहीं है इससे अभी भी। देखिए, मुझे लगता है कि हो सकता है ये पूर्ण रूप से खुश नहीं हो, क्योंकि इनकी अपेक्षाएं ज्यादा रही हो। और मुझे अभी इस बात में कंफ्यूजन है कि बच्चू सिंह जी का ये व्यक्तिगत है या पूरे गुर्जर समाज का है, क्योंकि जो वार्ता हुई, जब वार्ता हुई सरकार की, वो गुर्जर समाज की एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में हुई। अब अगर इनमें आपस में कोई मतभेद हो तो उसका समाधान तो इनको आपस में बैठ के करना पड़ेगा, परंतु भाजपा सरकार ने, माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने लोकहित में, गुर्जर समाज के हित में, गुर्जर समाज के साथ में तो जो 5 समाज है, रेवाड़ी, रायका, गाड़िया, लोहार, इनके हित में ये फैसला किया। और मैं तो कहता हूँ ये बड़ा अद्भुत फैसला है, जिससे इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर कोई विसंगति होती है, जैसा अभी बच्चू सिंह जी ने कुछ विसंगति के बारे में चर्चा की, तो विसंगति होती है तो उसके टेबल पर बैठ के बातचीत होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई निर्णय होता है वो बिल्कुल आप अपने आप में अटूट सत्य होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह सकती है, तो वो आगे फर्दर ठीक भी की जा सकती है। जहां तक बात है चुनाव में फायदा मिलने की, हमारी सरकार कभी भी चुनाव के मद्देनजर कोई निर्णय नहीं करती। हम जनहित में कोई काम करते हैं और जनहित को देख के ही कोई निर्णय करते हैं। कई बार आपने इसका अनुभव भी किया होगा कि इससे हमको नुकसान भी होता है, परंतु हम जनहित से पीछे नहीं होते। चलिए संगीता जी, आप कुछ कह रही हैं बीच में भी। देखिए, पंकज जी ने ऐसा कहा कि हमने वोट की राजनीति नहीं की या हम जनहित के लिए काम करते, तो मैं उसी बात पे आना चाहूंगी कि आपने फिर इतने दिनों तक इसको पेंडिंग क्यों पटके रखा, जब आपको देना ही 1% था? क्योंकि अब इनको पता है कि गुर्जर समाज हमसे दूर जा रहा है, तो मात्र 9-10 महीने पहले आप झुंझुना पकड़ा दे तो निश्चित रूप से ये वोट की राजनीति, और आपने गुर्जरों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन ना तो उनको एसटी के तहत कुछ मिला जिस तरीके से बच्चू सिंह जी कह रहे हैं, तो पूरा गुर्जर समाज इनकी नीयत को पहचान चुका, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है, और उस खोटी नीयत के तहत ही पहले 1% आरक्षण को बंद किया गया और फिर उसको चालू किया गया, और वो भी मात्र 8-9 महीने पहले चालू किया गया। तो गुर्जरों को कहीं ना कहीं खुश करने की नीयत से ये काम हुआ, लेकिन गुर्जर चूंकि नाराज है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाए कि किसी भी तरीके से उन्होंने गुर्जरों को खुश कर लिया है या आने वाले चुनाव में गुर्जर हमें वोट करेंगे, क्योंकि जो ओछी मानसिकता है या फिर झूठी जो इनकी परिपाटी रही है, वो झूठ यहां पर भी परिलक्षित होता है, क्योंकि उस झूठ तो संगीता जी, ये तो माना जाना चाहिए कि जो मीडिया या आम आदमी सोचता है कि कोई भी सरकारें जो अपने पॉलिटिकल स्टेप्स उठाती हैं उसके पीछे राजनीति वोट की होती है, वोट को ध्यान में रख करके सारे काम करते हैं आप लोग। देखिए योगेंद्र जी, मैंने आपको जैसा बताया कि या आप लोग नहीं करते, सिर्फ बीजेपी करती है ये काम? नहीं, मैंने ये बोला कि कांग्रेस पार्टी पूरी 36 कौम की पार्टी है और जनहित के लिए काम करती है। ये उसकी मंशा ये होती है कि आप बार बार कह रहे थे कि पंक्ति की उसमें अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को लाभ मिले, तो कांग्रेस ने तो हमेशा ये चीज सोची और उसी के तहत योजनाएं भी, आपने खुद ने अभी जैसा कहा कि निःशुल्क दवा योजना, इतनी बड़ी योजना जो आपने सोचा। देखिए संगीता जी, मैं आपकी सोच पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, उसका जो रिफ्लेक्शन आना चाहिए, जो बिल्कुल ये कहें कि रिएक्ट होना चाहिए समाज में, वो रिएक्शन बहुत कम है।
क्योंकि आज भी उपेक्षित क्यों है, उपेक्षित वर्ग क्यों है? आरक्षित में उपेक्षित वर्ग एक, जैसे जैन साहब ने कहा, जो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि एक कैटेगरी में भी एक सब कैटेगरी बना दी आप लोगों ने। वो सिर्फ इस वजह से कि ना तो किसी ने मॉनिटरिंग की, ना वो समय समय पे स्टेप्स उठाए गए कि वास्तव में एक आदमी तो एक परिवार के 5, 6, 7 ब्यूरोक्रेट्स आईपीएस बन रहे हैं, एक बिल्कुल साइड में रहने वाला है, आज भी उसके वो बैल अपनी बकरियां चरा रहा है। बच्चे की पढ़ाई सिर्फ इस वजह से छूट गई कि पढ़ाएगा, पैसे लगेंगे, और पैसे लगेंगे तो लाएगा कहां से कि भैया भविष्य तेरा यही है कि अपनी बकरियां चराते हैं। तो वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई आप लोगों से? देखिए योगेंद्र जी, आपने जिस तरीके से कहा, मैं उसी के बाद उन चीजों पे आना चाहती हूँ, क्योंकि पार्टी की सोच ये थी, कांग्रेस की सोच ये थी कि हर एक व्यक्ति को वो अधिकार मिले, यानी कि शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा के अधिकार के तहत संगीता जी, मैंने देखिए सोच पे सवाल नहीं खड़ा किया। मुझे तो जो सामने हालात दिखाई देते हैं, आपको भी दिखते हैं, मुझे भी दिखते हैं, इनको भी दिखते हैं, इनको भी दिखते हैं, हमारे दर्शकों को भी दिखते हैं। मैं तो उस रियलिटी को आपको अवगत करा रहा हूं। अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो पॉलिटिकल चश्मा उठा करके एक्चुअल जो पोजीशन है आप वो देखिए, क्योंकि वर्षों से आप लोग शासन में हैं। बचना नहीं चाहिए इस बात से कि जब आरक्षण का 10 साल की व्यवस्था की थी, अब तो कम से कम 60 साल से हम आरक्षण दे रहे हैं, तो हालात सुधरने चाहिए, सुधरे नहीं है। योगेंद्र जी, मैंने कहा कि जब जैसी जैसी समस्याओं से अवगत पार्टी हुई, तब उसी के तहत योजनाओं को लागू किया गया कि हर एक व्यक्ति को आरक्षण के साथ साथ वो अधिकार मिले जो वो चाहता है। शिक्षा का अधिकार की जो मैं बात कर रही थी वो यही था कि कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा से वंचित है, यानी कि प्राइवेट स्कूल में वो नहीं जा पा रहा है, तो उन प्राइवेट स्कूलों को बाउंड किया गया कि आप उन जो आय की सीमा से नीचे जिनकी आय है, यानी कि बीपीएल परिवार बहुत है, अच्छा या किया। उनके लेकिन उसकी कभी मॉनिटरिंग की गई कि जिन स्कूलों से शिकायतें आ रही है? नहीं, जिन स्कूल उठाकर देख संगीता जी, मैंने क्या कहा कि जिन स्कूल से शिकायतें आती हैं, बहुत सारे बच्चे, रिक्शा चालक है, उसने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया कि साहब मुझसे तो फीस मांग रहे हैं, फीस के साथ में आज मुझे यूनिफॉर्म के पैसे भी पे करने पड़ रहे हैं, आज मुझे इस चीज के भी पे करने पड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, सरकारें सब पब्लिक ओरिएंटेड आप लोग प्लानिंग्स करते हैं, बट उसका कभी मॉनिटरिंग करते हैं कि वास्तव में जिस गरीब के लिए हमने बनाया है उसका कुछ करें। क्योंकि देखिए, जैसे बत्ती लगती है उसके बाद में रास्ता एकदम सफेद दिखता है, पुलिस खड़ी होती है, पब्लिक हाथ हिला रही होती है, वो हम सोचते हैं कि जनता कह रही है बोर बोर, हम समझ रहे हैं वंस मोर। तो वो वाली स्थिति नेताओं के साथ में होती है, लेकिन आप लोग उस रियलिटी को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वास्तव में वहां जाके देखे तो सही एक बार। योगेंद्र जी, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि 25% जो आरक्षण दिया गया था शिक्षा में, वो इसी के तहत दिया गया। और निश्चित रूप से पहले आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में प्राइवेट स्कूलों ने वो दिया और उनको करना पड़ा, क्योंकि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही थी कि जो स्कूल नहीं दे रहे थे उनके खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया कि आपको 25% जो रिजर्वेशन उन परिवारों के बच्चों के लिए यहां पर दिया गया है तो आपको देना पड़ेगा। और अभी पंकज जी ऐसा कह रहे थे कि हमारी मंशा ये है कि किसी भी गलत व्यक्ति के हाथ में राशन नहीं जाए। तो गलत व्यक्ति कौन है? आप ये कह रहे हैं कि पोस्ट मशीन के माध्यम से हम अंगूठा लगवाते हैं। तो मैं पंकज जी को एक जानकारी देना चाहूंगी कि हमारे देश में आज भी मजदूर वर्ग है, गरीब तबका है, जो उनका अंगूठा काम करते करते उस अंगूठे की लाइनें घिस जाती हैं। वो संगीता जी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मैं। देखिए, लगातार अगर कहीं पे ये सवाल उठते हैं कि वास्तव में किसी गरीब का हक मारा जा रहा है, उसको उसका राशन नहीं मिल पा रहा है, दूसरा उसको लेके जा रहा है या डीलर बेच रहा है, तो कम से कम अगर कहीं पे कोई सुविधा है। देखिए, अगर वास्तव में ईमानदारी के साथ में पॉस मशीन्स को अगर उपयोग करेंगे, जब तो मुझे लगता है कहीं करप्शन के कोई चांस नहीं है। कम से कम जो व्यक्ति झूठाराम, बाबूलाल जो भी लेने आ रहा है, उसमें शायद आप कुछ प्रावधान और कर दिए गए हैं कि आपके पास अगर आपका अंगूठा उंगली नहीं लग रही है तो शायद कुछ किया उसके अंदर, तो कहीं पे कोई स्टेप उठा करके। आपने कहा कि हम पीडीएस सिस्टम लेकर के, बहुत बढ़िया बात है कि किसी को आप राशन दे रहे हैं, राशन में करप्शन हुआ, ये 2 कदम आगे चले कि चले पॉस मशीन लगा दीजिए, अगली बार कुछ और होगा तो आप लोग आधार के साथ जोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे। देखिए, बदलाव समय के साथ होने चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो समय कम है, लबल अब जो ये है कि जो समानता का जिक्र आप लोग करते हैं कि इक्वलिटी की जो बात है, सोशल इक्वलिटी नॉट इकोनॉमिक इक्वलिटी, आप सोशल इक्वलिटी की तो बात करिए। कम से कम उस आदमी की सोच ये तो हो सकता है कि देखिए, कोई घी लगा के रोटी खाता है, कोई रूखी खा सकता है, लेकिन पेट भरने की पोजीशन में तो आए, कम से कम उसे संतुष्टि तो मिल सकती है उस व्यक्ति को। एक कलेक्टर बनता है तो दूसरे के घर में बाबू तो बने, ये पोजीशन तो पैदा करिए आप लोग। देखिए योगिन जी, मैंने आपको जैसा बताया कि पार्टी की हमेशा से मंशा रही है कि देश में समानता का भाव हो, सब मिलजुल कर रहें।
इसी के तहत हमेशा हर वर्ग के लिए काम किया गया, उसका जीवन स्तर उठाने की कोशिश की गई, उसी के तहत अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आरक्षण। चलिए मुझे तो एक चीज बता दीजिए संगीता जी कि आपने जो किया बीजेपी उससे अलग हटके क्या ऐसा कर रही है कि जो आप चाह रहे थे वो ये नहीं कर रहे हैं? अलग क्या लग रहा है आपको? पब्लिक को तो कुछ नहीं लग रहा है। मैं यही बात 3 बार पहले दोहरा चुकी और फिर दोहरा रही हूँ कि गुजरों के साथ जो छलावा किया गया वो ये लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने नहीं किया। हमने नहीं किया क्योंकि हमने चलिए पंकज मीना जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग छलावा कर रहे हैं मैच और आपको दे दिया था, इन्होंने बंद क्यों किया? मैं बार बार उस पर सवाल उठा रही हूँ कि इन्होंने उसको बंद क्यों किया कि चलिए पंकज मीना देंगे इस बात का जवाब। दीजिए पंकज जी, आप पे कांग्रेस का भी आरोप है, आप लोग छल रहे हैं गुजरों को। देखिए 2010 में जो 1% आरक्षण था उसको कोर्ट ने रोका था, और अगर इनको ये लगता है कि वो 1% आरक्षण ठीक था तो इनको आज हमारे कदम का स्वागत उठाना चाहिए, क्योंकि हमने बंद करके वापस चालू किया है। तो ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई कि आपने उसको पहले बंद किया। लेकिन राजनीतिक सहमत की बात नहीं है तो वही रहे संगीता जी उन्होंने यही बात कही। आप लोग आधार लेकर के आए थे, जीएसटी लेकर के आए थे, आज एनडीए सरकार लागू कर रही है उसको, तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी योजनाएं थी। योगेंद्र जी उसमें फर्क है, आप जीएसटी की बात कर रहे हो, हमारे जीएसटी के प्रावधान क्या थे आप उठाकर देख लीजिए और इन्होंने किस तरीके से लागू किया वो आप देख लीजिए। 1% आप लोगों का था, उसका तो बेनिफिट मिल रहा है, आपके रूट पे चल रहे हैं, ये तो खुशी की बात है आपकी। इन्होंने बंद क्यों किया? सवाल इस पर है कि प्रश्न चिन्ह इस पे लगता है कि बंद करके वही आप कर रहे हो, तो फिर नया तो कुछ है ही नहीं ना, आपने नया तो कुछ किया ही नहीं। कर दिया ना हमने 1%, नहीं आपने नया क्या किया? आप उसकी तारीफ करिए। मैं तारीफ क्यों विरोध की राजनीति करते हैं? संगीता जी संगीता जी गांव में लाइट नहीं आती है, 8 घंटे लाइट आना, 8 घंटे लाइट आना शुरू हुई है रात में, 8 घंटे लाइट आना शुरू हुई है रात में, तो हम इस पे बहस करेंगे कि पहले लाइट जो आ रही थी वो क्यों गई, पहले उसका जवाब दीजिए। अरे भाई कम से कम लाइट आना तो शुरू हुई है वापस। वो लाइट बंद क्यों की गई जो ऑलरेडी चालू हो चुकी है? चलिए बच्चों सिंह जी 30 सेकंड का वक्त, 30 सेकंड का वक्त आपको दूंगा मैं, 30 सेकंड में बात करिए पूरी अपनी। एक बात कहना चाहता हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात सरकारों ने छलावे पे छलावा वो वाली बात हो गई। अब इसमें कोई कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ समाज बताएंगे इनको कि क्या करना है। और मैं आपको एक छोटी सी बात पंकज जी की जवाब देना चाहता हूं। पंकज जी ने जैसा अभी कहा, पंकज जी बोल रहे थे कि भाई व्यक्तिगत राय है बच्चू सिंह जी, ये क्या बात है? मैं ये कह रहा हूं कि कर्नल वैसला संघर्ष समिति के जो आरक्षण के जो कमेटी बनाई थी वो गुर्जर महासभा ने संघर्ष समिति उनको कमान संभाली थी कि वो फ्री आदमी है, इसलिए इस काम को दे दिया जाए, वो इस काम के लिए दौड़ेगा और समाज में काम करेगा। मैं आपको एक बात 2013 की बात दिलाना चाहता हूं। आपकी पार्टी के ओंकार सिंह लखावत साहब मेरे साथ डिबेट में थे और आपकी पार्टी के एडवोकेट सुशील शर्मा जी मेरे साथ में थे। कर्नल वैसला ने कांग्रेस को समर्थन की घोषणा की थी, मैंने उस समय उसका पुरजोर खिलाफ विरोध किया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जितने टिकट देके भेजेगी उनको जिता के गुर्जर समाज भेजेगा। और कांग्रेस वाले जो अपने तरीके से जो कर्नल वैसला समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस को, उसका आने वाले समय में समाज सबक दिखा के इनको दिखा देगा कि कांग्रेस के कितने विधायक जीत के आते हैं और बीजेपी के कितने जीत के आते हैं। ये बात मैंने उस दिन भी कही, उस दिन की डिबेट भी अगर मीडिया की उठा के देख ली जाए आपको पता लग जाएगा कि बच्चू सिंह वैसला जो कहता है वो सच्चाई कहता है। आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को और जिन नेताओं से आप वार्ता कर रहे हो उनको सबक सिखाएगा समाज। ये मिलता है। चलिए मेरा आखिरी सवाल जैन साहब से। जैन साहब क्या वास्तव में अब वक्त आ गया है राजनीतिक दलों को सिर्फ ये सहमत का खेल या लॉलीपॉप देना, इन तमाम चीजों को छोड़ के चले एक बार के लिए तो एक बार मान भी जाते हैं कि 1% से गुजर खुश भी हो जाएंगे, लेकिन वो तबके जो अभी भी देख रहे हैं और पहले लंबे समय से हो सकता है ऐसी मार्शल कौम नहीं हो कि सड़कों पर उतर आए या फिर उग्र आंदोलन करें, लेकिन उनकी भी अपनी एक डिमांड है जो खत्म नहीं हुई है। क्या वास्तव में समीक्षा की जानी चाहिए? देखिए बार बार डिफरेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में ये बात आया कि इसकी ओवरऑल रिव्यू की जरूरत है। बिल्कुल और रिव्यू नॉन पॉलिटिकल लेवल पर रिव्यू होने की जरूरत है, अन्यथा ये रिजर्वेशन एक समस्या के रूप में जिसका उद्देश्य ये था कि समाज को बराबरी पर लाया जाए, समाज को आगे बढ़ाया जाए, उसका रिवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। परंतु मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभ को छोड़ेगा और मुझे फिर लगता है कि इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट को ही किसी न किसी दिन अपनी सीमाओं से आगे जाके इंटरफियर करना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी घड़ी का इंतजार है, लोग यही चाहते हैं। देखिए बड़ी रोचक बात है कि जिसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो उस लाभ को नहीं छोड़ना चाहता, राजनीतिक दल अपने वोट के लाभ को नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में जो लोग सपने सजो के बैठे हैं कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी डिमांड्स आज भी हैं। उनका एक ये हो सकता है कि डिमांड का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो, उग्र नहीं बनना चाहते हो, अपने लीगल एस्पेक्ट को देख करके वो काम करना चाहते हो। और जैन साहब सही कह रहे हैं कि अगर सरकारों ने इस तरह की स्थिति पैदा अपने
आधार पे कर दी कि बिल्कुल लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, कि अराजकता की स्थितियां अगर बनने लगी तो निश्चित रूप से कभी दिन ऐसा आएगा कि सुप्रीम कोर्ट को एक टाइम पीरियड के साथ में कहना होगा कि अब बहुत है, कम से कम आप इस ओर ध्यान दीजिए, समाजों को ऐसे बांटने की कोशिश मत करिए कि जो समाज जिसमें तबके बटे हुए थे, तबकों में भी आपने बहुत सारे तबके कर दिए हैं, जो मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति होगी जिसे सोशल इक्वलिटी के रूप में तो हम कतई नहीं देख सकते। और जो बात सोच करके आरक्षण दी गई थी उसकी मंशा यही थी जो आज पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। बेशक आरक्षण का लाभ मिल रहा हो, लोग खुश हो रहे हों, लेकिन आज भी आरक्षित वर्ग में उपेक्षित वर्ग पैदा हो रहा है, जो मुझे लगता है कि भविष्य की एक चिंता मानी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।